नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। बांग्लादेश में इस वक्त जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। रोज हिंदुओं पर अटैक हो रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन सब के बीच 17 साल बाद पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की वतन वापसी हो चुकी है, जो एंटी इंडिया इमेज के लिए ही जाने जाते हैं। अब उनके आने से बांग्लादेश में हालात बदलते हुए तो नहीं दिख रहे, क्योंकि कट्टरपंथियों का कहर लगातार जारी है, जिसका विरोध भारत में हिंदू संगठन कर रहे हैं। नोएडा से लेकर भोपाल तक, मुंबई से लेकर कोलकाता तक आज लोग सड़कों पर उतरे। बांग्लादेश में हिंसा के शिकार हो रहे हिंदुओं के संरक्षण की मांग की। बांग्लादेशियों को भारत से भगाने के लिए हुंकार भरी, हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया। यूपी में तो अवैध बांग्लादेशियों को बाहर निकालने के लिए विधानसभा में मुख्यमंत्री ने हुंकार भरी, तो विपक्ष ने निंदा प्रस्ताव लाने की डिमांड रख दी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने तो शेख हसीना को शरण देने पर भी सवालिया निशान लगा दिए, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए एक शब्द नहीं कहा। इसलिए अब संत समाज भी आगे आ रहा है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि यही समय है, सही समय है, इसका नारा उन्होंने बुलंद कर दिया और हिंदुओं को एक होने की बात कर दी। आज हम इसी पर करेंगे मुकाबला, और मुकाबला में आज के मेरे सवाल हैं, वो सवाल आपके सामने रखते हैं। आज मुकाबला में हम सवाल उठाएंगे कि गाजा पर कैंडल मार्च तो ढाका पर सन्नाटा क्यों है पसरा। ढाका पर कैंडल मार्च क्यों नहीं निकालते हैं, ढाका पर क्यों कुछ नहीं बोलते हैं। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश देखकर हिंदू एकजुट हो जाएगा, और सवाल ये कि बांग्लादेश के हिंदुओं को कौन बचाएगा। बांग्लादेश में लगातार हो रहा ये अत्याचार आखिरकार कब खत्म होगा, और उन हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। उससे पहले आपको सुनवाते हैं बाबा बागेश्वर ने क्या आह्वान किया है। यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते, तो यही समय है, सही समय है। अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता वीएचपी, और अतिकुर रहमान, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के प्रवक्ता भी हमें ज्वाइन करेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत स्वागत है। विजय शंकर तिवारी जी, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। आप जरा मुझे बताइए, ऐसा क्यों लग रहा है कि यही समय है, सही समय है, ये बांग्लादेश वाली पिक्चर दिखाकर यहाँ हिंदुओं को क्यों संबोधित किया जा रहा है भारत में? देखो प्राची जी, बिल्कुल बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बात कही है, जो देश में जिस प्रकार के बयानबाजी हो रही है, दिग्विजय सिंह ने क्या बयानबाजी की आपको ध्यान में आ गया होगा कि भारत में जो क्रियाएं हैं उनकी प्रतिक्रिया बांग्लादेश में हो रही है। बांग्लादेश में जो दीपू मारा गया, किस लिए मारा गया, जो भारत में आमतौर पर सब लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई इस प्रकार की बात करते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। अरे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम यहाँ तो बात करते हैं, लेकिन वहां पर अगर कोई बात कर दे ईश्वर अल्लाह एक है, तो ये वहां पर केवल इसके लिए वहां पर हत्या हो जाती है। तो परिस्थितियां तो सामने हैं। अब आप देखिए, अभी सिडनी में यहूदियों की हत्या हुई, सारी दुनिया में जितना यहूदी समाज है सब खड़ा हो गया, और उस जो हत्या हुई थी जिन यहूदियों को, उनके साथ खड़ा हो गया। वैसे ही जहां क्रिश्चियन की हत्या होती, सारा ईसाई जगत दुनिया भर में जहां भी है, जहां वहां खड़ा हो जाता है। भारत में जब भी कोई इस्लामिक बात आती है, दुनिया के सारे इस्लामिक देश खड़े हो जाते हैं। तो ये हमारे धीरेन्द्र जो शास्त्री जी ने बात कही है, वो कि हिंदुओं के लिए हिंदू क्यों नहीं खड़े होते। दिग्विजय सिंह या तो हिंदू कहलाना बंद कर दें, यानी हिंदू होते हुए भी वहां के दीपू के बचाव में खड़े होने के बजाय और वहां के हिंदुओं को इस आग में झोंकने का ये बयान उनका है। तो ये खतरा तो है, और ये चिंता भी है, और जो चिंता है वो व्यक्त की जा रही है। नहीं तो तिवारी जी, आपकी चिंता ठीक है, हिंदू और अगर हिंदुओं पर कहीं पर भी कोई हमला हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ अगर हिंदू आवाज बुलंद करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। लेकिन देश में हो कुछ और रहा है ना विजय शंकर तिवारी जी। बांग्लादेश का डर यहाँ के हिंदुओं को दिखाया जा रहा है।
बार बार यह आह्वान किया जा रहा है कि एकजुट हो जाओ वरना बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। ये कंपैरिजन क्यों है बांग्लादेश और भारत का? हाँ प्राची जी, हाँ प्राची जी, अभी आपको एक ही साल हुआ है ना, ये जब ये यूनुस आए यहाँ पर, इसके बाद भारत में किस प्रकार की बात हो रही थी? भारत में ये बात हो रही थी कि अब बांग्लादेश बनने वाला है भारत, अब भारत का जो नवयुवक है वो खड़ा होने वाला है, बांग्लादेश जैसे हालत भारत में होने वाले हैं। ये कौन कह रहा था? कांग्रेस कह रही थी, जो अपने को सेकुलर चीख चीख कर कहते हैं वो लोग कह रहे थे, और बहुत सारे मौलाना इसी बात को कह रहे थे कि अब बांग्लादेश भारत में होगा। तो चिंता तो होगी प्राची जी। नहीं तो विजय शंकर तिवारी जी, एक कोई ऐसी घटना बता दीजिए ना जिससे आपको ये लग रहा हो कि बांग्लादेश जैसे हालात हमारे भारत में कभी पैदा हुए हो। जब आप बांग्लादेश से कंपैरिजन करते हैं और विपक्ष की बातें सुनकर आप हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं, तो इतना कमजोर मानते हैं कि अपने देश को? हम देश को कमजोर नहीं मान रहे हैं। देश में बैठे स्लीपर सेल जो हमारी जैसी बात करते हैं, हमारे जैसे रहते हैं, हमारे जैसे नाम रखते हैं, उनकी चिंता है प्राची जी, उनकी चिंता है। वो बात करते हैं। जब सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आपको ध्यान था ना, वो भारत की तरफ से बात नहीं कर रहे थे, वो पाकिस्तान की तरफ से बात कर रहे थे। ठीक है, वो बात कर रहे थे। ट्रंप ने 53 बार कह दिया, वो भारत की सेना की बात नहीं मान रहे थे। ठीक है, भारत की सरकार की बात नहीं मान रहे थे। आपकी चिंता में समझ गई। कुछ बयान वीरों की वजह से आप लोगों को हिंदुओं को एकजुट करने की बात लग रही है। अब अतीकुर रहमान जी, भाई ये सवाल क्यों ना पूछा जाए? हमने देखा है ना, हर मुद्दे पर मुखरता के साथ हमारा देश का मुसलमान अपनी बात रखता है। हमने पैलेस्टाइन पर भी देखा, हमने गाजा पट्टी पर भी देखा जब अभियान चलाए गए, लेकिन वहीं बांग्लादेश में धर्म देखकर हिंदुओं को मारा जा रहा है तो एक आवाज नहीं उठती। ये सेलेक्टिवनेस क्यों है? ये चुप्पी क्यों है? धन्यवाद प्राची जी। प्राची जी, मैं पूरी तरह से सहमत हूं हमारे विजय शंकर तिवारी जी के साथ कि हिंदुओं को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और एक बड़ी भयानक परिस्थिति सामने आ रही है बांग्लादेश में, और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि इस तरह से ये इस्लामिस्ट, ये आतंकवाद से प्रेरित, ये एक हार्ड लाइन मुसलमानों का चेहरा कभी भी बांग्लादेश में सत्ता में आए। मैं वही चीज जो 1980 में जियाउल हक ने पाकिस्तान को इस्लामिक घोषित करके किया था, वही रिपीट मैं बांग्लादेश में देख रहा हूं, और ये बड़ी भयानक परिस्थिति है। मैं कभी भी इसका सपोर्ट नहीं करूंगा और कभी नहीं चाहूंगा। लेकिन प्राची जी, ये सारी जो परिस्थिति आ रही है बांग्लादेश में, ये लोग ने इसका लेसन पढ़ा कहां से कि भाई एक हिंदू माइनॉरिटी को मार के, उनका जेनोसाइड करके, उनको प्रताड़ित करके वो सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये लेसन बांग्लादेश के लोगों ने सीखा है 2002 के गुजरात दंगों से, जब बीजेपी आरएसएस ने मुसलमानों का जेनोसाइड किया, और आज सत्ता में आकर पूरे भारत को आज क्रिश्चियंस की बारी आ गई। नहीं अतीकुर रहमान जी, मेरा सवाल आपसे भी वही होगा फिर जो मैंने अभी विजय शंकर तिवारी जी, हाँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा सर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा जब आप बांग्लादेश से भारत का कंपैरिजन करेंगे ना, और जब आप ये कहेंगे कि बांग्लादेश में जो हालात पैदा हुए वो एक्शन का रिएक्शन है, तो फिर आप सवालों के घेरे में आएंगे। नहीं सिखाया, आप बताइए ना। सुनिए अतीकुर रहमान जी, अगर इतना ही आपको जानकारी है तो बताइए बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी क्यों घटती गई और भारत में मुसलमानों की आबादी बताइए जरा। नहीं सुनिए एक सेकंड, नहीं बात करिए ना मुझसे अतीकुर रहमान जी। अगर इतने ही खराब हालात हैं, इतने ही खराब हालात हैं अगर भारत में, सुनेंगे नहीं आप, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोज हो जाएंगे, यहाँ पे एक्सपोज हो जाएंगे, आप सुनेंगे नहीं। पहले सुनिए अतीकुर रहमान जी, पहले सुनिए। बांग्लादेश 1971 में आजाद होता है, 1971 में भारत बांग्लादेश को बनाता है, तब से लेकर अब तक हिंदुओं की आबादी लगातार घटती गई, लगातार परसेंटेज घटती गई। यह है बांग्लादेश, चाहे हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा। अब मुझे बताइए भारत में मुसलमानों की आबादी कितनी है? जी मैं बताना चाहूंगा। बताइए। आज प्राची जी, अगर हमको मीडिया चैनल्स के ऊपर और हमारे तमाम पैनल्स के ऊपर डिस्कशन ये करना चाहिए कि ये कट्टरवादी, ये सवाल नहीं है मेरा अतीकुर रहमान जी, सवाल से भटक रहे हैं हमारे हिंदू भारत और बांग्लादेश का कंपैरिजन किया है, तो एक कंपैरिजन मैंने आपके सामने रखा।
अब आप सवाल को गोलमोल मत घुमाइए। मैंने आपसे पूछा बांग्लादेश में 1971 के बाद से लेकर आज मैं 2025 में आपसे बात कर रही हूँ, हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है। मुझे बताइए भारत में मुसलमानों की स्थिति क्या है अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो दोनों देशों का। जी भाई, ये जो बांग्लादेश में जो सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं इस्लाम की आड़ में, आज भारत ही इनको ये लेसन पढ़ा सकता है। फिर आप वही बात कर रहे हैं। वो लोग हो नहीं, अतीकुर रहमान जी सवाल पर वापस आइए। या तो आपने कंपैरिजन किया, आप कहिए आपने गलती की है, भारत और बांग्लादेश का कंपैरिजन कर रहे हैं, आपने गलती की है, या फिर आंकड़ों के साथ यहाँ प्रूव करके जाइए, आंकड़ों के साथ यहाँ प्रूव करके जाइए। अतीकुर रहमान जी, अनर्गल बयानबाजी करना और बांग्लादेश से भारत का कंपैरिजन करना, इससे सियासत चमका सकते हैं, नैरेटिव बना सकते हैं, लेकिन सच्चाई में बात करिए, ऐसे इधर उधर की बात मत करिए। सड़क छाप आदमी की बात आप सैयद जफर इस्लाम चैनल पे कर रही हैं, ये शर्म की बात है हमारे लिए। अरे आप मिसेस गांधी की बात करिए ना, आप ये जो पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं इस्लाम की आड़ में। अतीकुर रहमान जी, यहाँ सड़क छाप कौन है और सड़क छाप जैसी बातें कौन करता है और क्यों करता है? आंकड़े पूछ लिए आपसे मैं, आंकड़े पूछ ली मैं आपसे, तो आप बौखलाने लगे, अरे झूठा नैरेटिव सेट करेंगे, झूठा नैरेटिव सेट करने के लिए आपको नहीं बुलाते हैं हम, झूठा नैरेटिव सेट करने के लिए नहीं बुलाते हैं यहाँ पर। आप थोड़ा खामोश रहिए, आंकड़ा ढूंढ लीजिएगा और बताइएगा कि भारत में मुसलमान आबादी कितनी है और बांग्लादेश में हिंदू आबादी कितनी है। सैयद जफर इस्लाम जी रुक जाए, प्लीज रुक जाए, आवाज डाउन रखें इनकी। सैयद जफर इस्लाम जी, आरोप ये लग रहे हैं कि बांग्लादेश का माहौल दिखाकर आप लोग दरअसल एक हिंदू सेंटिमेंट जगाना चाहते हैं, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। अगर इतनी चिंता है बांग्लादेश के हिंदुओं की तो कदम उठाएं, क्योंकि आप सरकार में। देखिए, दो बहुत अहम चीज है, समझना पड़ेगा। देश ऐसे कोई इमोशन से नहीं चलता है। देश जो है एक, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 साल में हर समय पर या क्या समय पर किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए उन्होंने दिखाया है। आज जो बांग्लादेश में हालात है, एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को माइनॉरिटी कम्युनिटी का ध्यान रखना चाहिए और उसमें पूरे तौर से वहां की मेजॉरिटी कम्युनिटी विफल हो गई है, फेल हो गई है। उसका काम था कि वहां पर के जितने भी जो माइनॉरिटीज है उसके बेच बचाव करना चाहिए, उसके सामने खड़ा हो जाना चाहिए वो दंगाइयों के सामने, लेकिन ऐसा नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भारत में मुस्लिम जितने भी रहते हैं वो भी माइनॉरिटी में हैं और उनको भी यहाँ पर आवाज उठानी चाहिए उन माइनॉरिटी के फेवर में जो आज बांग्लादेश कर रहा है उन माइनॉरिटीज के साथ। आज यहाँ पर आप अपने बारे में तो बहुत बात करते हैं, लेकिन वहां पर जब हो रहा है अत्याचार तो आप नहीं बात करते हैं। यहाँ पर जो देखिए, आप छोटी सी एग्जाम्पल देते हैं, 2022 के देखिए कुछ 300, 2024 में देखिए, 23 में देखिए कुछ 400, ऐसे देखिए तो 3200 इस साल 3200 जो है 3200 जो है जो अटैक हुए हैं माइनॉरिटीज पे बांग्लादेश में, और इसका संज्ञान कोई ले ही नहीं रहा है यहाँ पोजीशन में। यहाँ तो जरा सी बात होती है तो फौरन खड़े हो जाते हैं, इसलिए कि वोट चाहिए इनको, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन वहां पर आप 3200 अटैक हुए जो माइनॉरिटीज पे, वहां माइनॉरिटीज में हिंदू है, हिंदू माइनॉरिटीज पे वहां 3200 अटैक हुए एक साल में, 17 हत्याएं हुए पिछले 2 महीने में। उसका कोई संज्ञान लेने के लिए क्यों तैयार नहीं? आपका बोया हुआ बीज बता रहा है ना पूरा का पूरा विपक्ष, कह रहा है आप जो यहाँ माइनॉरिटीज के साथ करते हैं उसी एक्शन का रिएक्शन बांग्लादेश में हो रहा है। यहाँ पर देखिए, माइनॉरिटी सबसे सेफेस्ट माइनॉरिटी दुनिया में है तो भारत में है, और भारत के जो संस्कृति है उसमें सब फलते फूलते साथ साथ है। आज अतीक साहब बैठ के यहाँ पर चैनल पे इतनी कड़वी बात कर रहे हैं, ये भारत का जो माहौल है उसके एतबार से कर रहे हैं। बांग्लादेश में कोई जाके हिंदू ऐसे स्क्रीन पे जाके बोल के दिखा दे, तब समझ में आएगा। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जब आप जानते हैं कि आप अच्छी हालात में हैं तो वहां पर जो जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़े रहिए। यहाँ पर आप चैनल पे बैठ के आप पूरी तरह से सरकार को गाली देते हैं, सबको आड़े हाथ लेते हैं। यहाँ पे सड़क छाप आपने सड़क छाप बता दिया आपने एंकर को भी, लेकिन खुद को देखिए, आप आराम से बैठे हैं। एंकर ने तो सड़क छाप आपको बोला नहीं, सिर्फ इतना बोला एंकर ने। नहीं, आपने बोला बाबा वो ढोंगी, वो बागेश्वर ढोंगी के लिए कहा, एंकर के लिए नहीं कहा।
तो एनीवे एंकर के अगर लिए आपने नहीं ऐसा नहीं कहा तो एंकर अच्छी के बात लिए है। नहीं, वो अच्छा बाबा ढोंगी। अच्छा है अगर आपने अच्छा है अच्छा मेरी चलें अगर ठीक गलत है होगी तो सर। बाबू- जफर ढोंगी, जफर लेकिन इस्लाम मैं जी, आपको मुझे कह रहा कोई था- कुछ कहेगा तो ढोंगी। उसका जवाब देने के लिए नहीं, तो मैं गलत बड़ा बात है, सक्षम गलत हूँ। बात है तो मैं मैं खड़ा बड़ी रहूंगा। सक्षम हूँ, मुझे बाकी मेहमानों के नहीं, पास जाना है। नहीं, जफर इस्लाम जी, प्राची जी गलत बात होगा Yes, तो खड़ा very रहूंगा। good। अगर हाँ, बिल्कुल, बांग्लादेशी बोले, बोले, जल्दी बोले हिंदुओं सर, के 10 साथ सेकंड। अन्याय हो रहा है तो खड़ा रहूंगा। हाँ, बोले, मैंने आज नहीं कई बार इस बारे में बात की है। हाँ, बोले, मैंने खुलेआम कहा है कि अगर बांग्लादेशी हिंदू के साथ अन्याय हो रहा है, वहाँ वो पीड़ित है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो हमें खड़ा रहने का फर्ज है। ठीक। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ा ठीक, रहना चाहिए। ठीक। और अगर नहीं खड़े रहते तो समझ में आता है डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है। अपने सामने में अब्बास कुछ और हैदर जी बात भी हमारे करते साथ है, और वही समाजवादी opposition पार्टी के कर रहा है। प्रवक्ता, और आदिल हसन एआईएमआईएम के प्रवक्ता भी हमारे साथ है। दोनों के पास अब एक एक करके चले जाते हैं। अब्बास हैदर जी, आपके पास आ रही हूँ। भाई, बड़ा सीधा प्रश्न पूछा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि क्या दीपू दास दलित समाज का था, उस पर बोलने में आपकी जबान सिल जाती है? क्या विपक्ष को निंदा प्रस्ताव उस पर नहीं लाना चाहिए? क्या विपक्ष को बांग्लादेश की बात नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल प्राची जी, देखिए बात यह है कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का विश्वास प्रधानमंत्री जी में हट गया है। जफर भाई अभी खड़े होने की बात कर रहे थे। अरे अपने घर में खड़े हैं कि अपने पार्टी दफ्तर में खड़े हैं? हम बांग्लादेश के बाप हैं, पैदा किया हमने बांग्लादेश को। देखिए, और जब बच्चा अगर गलत करता है तो बाप का फर्ज होता है कि कान पकड़ के उसको ठीक करे। अरे भाई, हमारे देश की सेना मोदी जी भेजे बांग्लादेश में। हमारे देश की सेना नहीं पहुंच करके बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाया था, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया था। आज समय है कि बांग्लादेश के अंदर घुस करके बांग्लादेश की सरकार को सबक सिखाने का काम करें, और जो हमारे हिंदू भाई हैं बांग्लादेश में, उनके अधिकार के लिए हमारे देश की सेना मोदी जी के आदेश पे जाके लड़े। ये खड़े होने से क्या होगा जफर भाई? खड़े होने का समय नहीं आया। दूसरी अखिलेश बात, भाई को बोल लेकिन दीजिए, हैदर साहब देखिए, अखिलेश भाई सुनिए, को बोल दीजिए एक बार जरा ट्वीट तो करें। अरे आपके बीच में नहीं बोला मैं ट्वीट, आप ट्विटर देख नहीं रहे, आप ट्विटर देख भी नहीं रहे। सुनिए मेरी बात जफर भाई, सुनिए, मैं बता रहा हूँ, अरे सुन लीजिए, उसी में जवाब दे रहा हूँ। रुक जाए, रुक जाए, जफर जी रुक जाए, हम रुक लोग जाए। बोल रहे हैं, और सुनिए मैं बता रहा हूं आपको, आप देख लीजिए, जब भी देश पे कोई बात आई है, देश की अस्मिता पर आई है, तो सबसे पहले हम लोगों ने लखनऊ में के अंदर सारे धर्मगुरुओं को इकट्ठा करके हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला था, और सरकार से हम लोगों ने आग्रह किया था कि इन जो नापाक हमारे जो पड़ोसी हैं उनको सबक सिखाने का काम करें। ये पार्टी, और मुझे लगता है इस सबसे ऊपर, आप जाइए बांग्लादेश पे, हमारे हिंदू भाइयों को, उनको आप उनके अधिकार की लड़ाई लड़के, उनके सम्मान की, उनकी रक्षा की लड़ाई लड़िए। हम आपके साथ खड़े हैं जफर भाई, लड़िए, तो आप हिम्मत दिखाइए, पहली बात। देखिए, दूसरी बात, अब मैं कुछ आंकड़ों पे, तथ्यों पे बात करता हूं। देखिए, ये बांग्लादेशी की बात तो करते हैं, लेकिन जब से इनकी सत्ता में आए, आप देखें 2013 में ये एमईए के आंकड़े 5234 लोगों को हमारे देश में रिपोर्ट किया था जो विदेशी इलीगल इमिग्रेंट थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो ये आंकड़े 2019 में कितने हो गए? 1580। तो लगातार ये विफल हो रहे हैं अपने काम में, लेकिन ये सिर्फ बयानबाजी करेंगे, हवाबाजी बनाएंगे। हमारा देश तो अनेकता में एकता, विविधता के लिए जाना जाता था, एक पूरे विश्व के लिए बहुत उदाहरण है सारी हमारा बातें देश। आपने अब्बास आज- हैदर जी कह आज दी। नहीं, आप सरकार के प्राची साथ जी खड़े देखिए, हैं, आप सरकार के साथ खड़े रह सकते हैं, ये बात तो चलिए मैंने आपकी मान ली। लेकिन जब आपको लग रहा है कि ये सरकार सिर्फ ढोंग करती है, ये सरकार सिर्फ बयानबाजी करती है, तो एक आध सवाल पूछकर इनके लिए मुश्किलें खड़ी कर कर एक्सपोज करिए ना इनको। आपके नेता तो चुप्पी साध लेते हैं। अब्बास हैदर जी, एक शब्द नहीं बोलते आपके नेता, एक शब्द नहीं बोलते। बिल्कुल बोलते हैं, हमेशा बोला उन्होंने, हमेशा हर विषय को उठाया उन्होंने, लगातार इस पे बात कर रहे हैं। एक सेकंड, हम आपसे कह रहे हैं, हम उन्हीं के तो प्रवक्ता है ना प्राची जी, हम आपसे कह रहे हैं, हम कह रहे हैं सरकार से कि आप हमारे हिंदू भाइयों के सम्मान की रक्षा टीवी चैनल पे बैठ के मत करिए, पूरे देश की। अरे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बास हैदर जी, आपने सही किया, बता दिया कि आप उसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप उसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपने सही किया, मुझे बता दिया अब्बास हैदर जी। अब ऐसा है कि सुनिए ना, अब ऐसा सुन लीजिए अब्बास हैदर साहब, आप पार्टी के अध्यक्ष तो हैं नहीं, आप तो प्रवक्ता हैं, आकर अपनी पार्टी की लाइन कह रहे हैं। और अगर ऐसा होता हो आपके यहाँ कि अब्बास हैदर साहब जो कह रहे हैं उस बात पे इतना ही वजन है जितना अखिलेश यादव कह रहे हैं, तो ठीक है, फिर आगे से मैं आप ही की बाइट चलाया करूंगी, आप ही से बात करा करूंगी, आप ही से हर बात का स्टैंड क्लियर करा करूंगी। अगर आपकी पार्टी में इतनी समानता है कि अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वही बात अब्बास हैदर कहें, वो बिल्कुल एकदम बराबर है, तो फिर मैं अब्बास हैदर की बात सुना करूंगी। आसान है आपके पास माइक भेजना, अरे भाई आसान है आपके पास माइक भेजना, आपसे आपका स्टैंड क्लियर कर लिया करूंगी, तो अखिलेश यादव का स्टैंड आ गया। अगर ऐसे ही होता है तो अच्छा प्राची जी ये बता दीजिए, मोदी जी ने
क्या कहा है बांग्लादेश में, मुझे ये बता दीजिए उस पे वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं। आप बताइए ना, प्रधानमंत्री वो है। अरे तो मैंने तो उस पर भी सवाल पूछा, यही तो बात है ना अब्बास हैदर जी, सुन लीजिए, यही तो बात है ना अब्बास हैदर जी, जब सत्ता पक्ष से सवाल किए जाते हैं ना तो आप अपने कान बंद कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों से काउंटर सवाल पूछा जाए तो आपके पेट में दर्द हो जाता है, ये गलत बात है। यही सवाल पूछा था मैंने सैयद जफर इस्लाम से, यही पूछा था मैंने उनसे, यही सवाल पूछा था मैंने उनसे, यही सवाल पूछा था मैंने उनसे, लेकिन वो आपने सुना नहीं। अब आदिल हसन जी, आदिल हसन, 10 सेकंड मैं आ रही हूँ, फिर मैं आ रही हूँ जफर जी, फिर आप काउंटर करिएगा। आदिल जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, 10 सेकंड बोलूंगा, बहुत जल्दी से 10 सेकंड में बोले। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, आज जिस तरह से दलित समाज के लोगों पे जरा सा भी कुछ होता है तो राहुल गांधी जी खड़े हो जाते हैं सबसे ढिंडोरा पीट के, कहीं जाना हो चले जाएंगे, सब काम छोड़ के। यहाँ पर जो पूरी अपोजिशन की, खासकर कांग्रेस पार्टी की जो चुप्पी है, सबसे घातक जो है अभी बांग्लादेश के माइनॉरिटी के लिए यहाँ के अपोजिशन की चुप्पी है। इतनी बड़ी चुप्पी मत करे भाई, हम क्या करते हैं। जफर इस्लाम जी, अब विपक्ष थोड़ी ना देश चलाता है, विपक्ष थोड़ी ना फॉरेन पॉलिसी तय करता है, या फिर आप इंतजार करते हैं कि विपक्ष सवाल पूछेगा, विपक्ष आपको कटघरे में खड़ा करेगा तभी आपको स्टैंड लेंगे, ऐसा तो नहीं है। आपकी तो मजबूत सरकार है, एक एक करके प्लीज, आपकी तो मजबूत सरकार है, आपको तो विपक्ष से कोई फर्क पड़ता है नहीं, तो इस मसले पर काहे उनके स्टैंड के पीछे पड़े हैं आप। आदिल हसन जी रुकें, फिर सबकी आवाज डाउन करें। आदिल हसन जी, एक शिकायत जो यहाँ बीजेपी करती है और एक सवाल जो उठाया जाता है वो ये कि सेलेक्टिव चुप्पी हो जाती है। आप मुझे बताएं आदिल हसन साहब, आपकी नजर में जो बांग्लादेश में हो रहा है वो सही या गलत? मैम, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहले ही दिन बोल दिया था कि आप मुसीबत मत खरीदिए, शेख हसीना को पेट्रोनेज मत दीजिए, अपने घर में रहने मत दीजिए। पहले ही हमने कहा था कि आगे नुकसान होगा। उसके बाद आपने देखा एक सैनूर नाम का आदमी जो एथीस्ट है, उस परसों आपने वीडियो देखा कि वो चर्च में जाकर फादर को साथ किस तरह बदतमीजी कर रहा है। वो बांग्लादेशी है, उसको आप रखे हुए हैं, आप इंडिया में क्यों सेफ पैसेज बांग्लादेशियों को दिए हुए हैं? हमने पहले ही दिन मजम्मत की थी कि किसी पर भी ज्यादती हो हिंदू कम्युनिटी के बांग्लादेश में हो रही है, उस पर बांग्लादेश सरकार को तुरंत भारत सरकार चेतावनी दे, भारत सरकार उसमें एक्शन ले, बात करे। वहाँ एम्बेसडर है, वहाँ पूरे सिस्टम है, वहाँ बात करना चाहिए ना मोदी जी को। मोदी जी तो आम लेके जाते थे बांग्लादेश, शाल लेके जाते थे, सब कुछ तो बांग्लादेश में, वहाँ करोड़ों भारत के बिजनेसमैन का इन्वेस्टमेंट है। तो मोदी जी क्यों नहीं आज बात करते? अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, तो विश्व गुरु कहाँ है? सीरिया और यूक्रेन और रशिया का जंग रोकवा सकते हैं, तो बांग्लादेश में अगर मुस्लिम भाई पर ज्यादती हो रही है तो मोदी जी कहाँ है? विदेश यात्रा पे क्यों चले गए? बांग्लादेश जाकर कुछ करे, खाली बोल बचन से नहीं ना होगा। अभी पूरा देश देख रहा है उस सैनूर को, किस तरीके से मोदी जी वर्टिकन सिटी जाते हैं, पोप्स के साथ मिलते हैं, फोटो खिंचाते हैं। आज चर्च के बाहर, यूपी में स्कूल के बाहर जहां पर है, वहां क्रिश्चियन कम्युनिटी सेलिब्रेशन कर रही है, वहां पर क्या हो रहा है आपने देखा। सैनूर वो जो एथीस्ट है वो बांग्लादेशी है, उसको आप सेफ पैसेज क्यों दिए हुए हैं? शेख हसीना को आप सेफ पैसेज क्यों दिए हुए हैं? आखिर सवाल है, आज पूरा देश पूछ रहा है। अंकिता भंडारी पर चर्चा हो, बीजेपी का टॉप लीडरशिप अंकिता भंडारी के केस में नाम है, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। बांग्लादेश को तो भारत का बच्चा है, सही कहा अब्बास साहब ने, ये तो हमारी पैदाइश है, इसकी क्या बिसात है? मोदी जी विश्व गुरु कहलाते हैं ना, बड़ा बड़ा पोस्टर लगता है, योद्धा है, एक से एक लोग, इनको जितना मुस्लिम देश में इनको बड़ा बड़ा अवार्ड मिलता है, तो बांग्लादेश में कुछ करे ना। प्रधानमंत्री चुप्पी को हमने तो पहले दिन बोला था कि ये मुसीबत शेख हसीना को मत खरीदिए, आपको नुकसान पहुंचेगा। आप देखिए उसका नुकसान पड़ रहा है। आदिल हसन जी देखिए, सरकार से सवाल पूछिए, सरकार का स्टैंड क्या है ये आप पूछिए, लेकिन इसके इर्द गिर्द जब अनर्गल थ्योरी आप लोग बुनने लगते हैं ना, अभी मुझे बताइए कौन से देश का प्रधानमंत्री फॉरेन पॉलिसी कहती है कि कौन से देश का प्रधानमंत्री किसी देश में कुछ हो रहा है तो खुद जाकर वहां इंटरवीन करता है या खुद चला जाता है बांग्लादेश? कहाँ होता है ये? कौन सी फॉरेन पॉलिसी की किताब में आपने पढ़ा आदिल हसन जी? बोलने दीजिएगा, बोलने दीजिएगा, बोलिए ना। जब पूरे भाजपा जब महिला मंडल कर रही थी कि यूक्रेन और रशिया का जो देश में फोन करके मोदी जी 2 बजे रात में यूक्रेन में जो जंग रोकवा दिए थे, कौन देश की पॉलिसी थी? फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन तो कह दिया था ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरे भाजपा ने चालीसा किया था कि नहीं मोदी जी ने वार रोकवा दिया। उसी तरह मोदी जी बोले भाई सार्क नेशन है, इंडिया सबसे मजबूत देश है सार्क में, इंडिया का एक पहचान है, तो प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री इंटरवीन कर सकते हैं ना। प्रधानमंत्री वहां के जो इंटरिम गवर्नमेंट में बतलाएं, दबाव दे। भारत का एक इंडिपेंडेंट भारत की पहचान है ना। पीस मिशन यानी आपको यकीन है ना आदिल हसन जी की मोदी जी इंटरवीन करेंगे या हमारे देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश, सुनिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश, मीडिया को चलिए आज तक 10 साल 11 साल में इंटरव्यू नहीं दिए, वाहिद प्रधानमंत्री है, तो बांग्लादेश के मुद्दे पर तो बोले, वहां गैर मुस्लिम भाई के साथ ज्यादती हो रही है तो आप शिकायत करते हैं कि आपके बीच में कोई ना बोले, लेकिन आप जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि किसी को सुनते ही नहीं है। जब तक अपना जवाब खत्म नहीं करेंगे तब तक नहीं बोलेंगे। खैर छोड़ दीजिए, आप नहीं सुनेंगे मेरा सवाल। जफर साहब जी इसका जवाब दीजिए जो अभी कहा आदिल हसन साहब ने, भाई क्यों नहीं इंटरवीन करते हैं? आप तो ताकतवर और मजबूत सरकार है ना। पहला दिन बोला। सुनिए, देखिए आदिल साहब आपके बात का जवाब देते हैं संजीदगी से। देखिए, प्रोटोकॉल होता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। आपने देखा होगा कि हमने वहां के हाई कमिश्नर को बुलाया, कड़वी चेतावनी दी है। एक बार बुलाया, दूसरे बार भी बुलाया, तीसरे बार बुलाने के बाद दूसरे तरह का एक्शन हो सकता है। लेकिन ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करना पड़ता है हर देश को। इसलिए हमने वहां के हाई कमिश्नर को बुला के यहां सख्ती से अपनी बातों को कह दिया गया है। ये बात वहां तक पहुंची होगी यूनुस के पास। अब देखिए, अगर वो नहीं करते हैं तो हर चीज का एक तरीका है, एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में वहां तक बात बढ़ेगी तो हम अपने पीस कीपिंग फोर्स भी भेज सकते हैं। याद रखिएगा, जरूरत पड़ने पे पीस कीपिंग फोर्स भी भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि अचानक उठ के चले जाए। छोटा काउंटर कर लीजिए आदिल हसन जी। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है, किसी देश में अगर पीस कीपिंग फोर्स भेजने के लिए यूनाइटेड नेशन के छोटा सा प्रोटोकॉल काउंटर फिर तिवारी जी के पास जरूर। हाँ बोले आदिल जी, बोले। प्राची जी, यूक्रेन रसिया का वार जो प्रधानमंत्री रुकवा सकते हैं, यहाँ पड़ोसी देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, प्रधानमंत्री उस पर इंटरवीन नहीं कर सकते। उनको वार रोकवा दिया जिस आदमी ने, वो पड़ोसी देश में उनको पीस कीपिंग। मुझे याद है, मुझे प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर रहे? अब तक क्या दिक्कत हो रही है भाई? प्रधानमंत्री शेख हसीना का मुसीबत क्यों कर दे? पहले दिन हमने बोला था शेख हसीना को मत दीजिए से पैकेज, छोड़ दीजिए शेख हसीना को अपने पर। आपने क्यों उन पर करोड़ों रुपए बर्बाद करे सुरक्षा पर? क्यों शेख हसीना को रखे हुए भारत में? क्यों रखे हुए आप भारत में ये मुसीबत को? अच्छा रुक जाएं आदिल हसन जी, आदिल हसन जी ये चाह रहे हैं, आदिल हसन जी ये चाह रहे हैं नागरिक है। अच्छा सुनिए, किसी भी देश की, सर सुनिए, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि फॉरेन पॉलिसी को आप लोगों ने समझ क्या रखा है या डिप्लोमेसी को आप लोगों ने समझ क्या रखा है? अब्बास हैदर जी कहते हैं कि हमारी देश की सेना चली जाए, देश की सेना को क्या समझ रखा है ये भी नहीं समझ में आता, और आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री चले जाए। अरे प्रोटोकॉल होता है, तरीका होता है, उसी हिसाब से कदम उठाए जाएंगे, उस हिसाब से आप सवाल पूछिए। विजय शंकर तिवारी, 71 में क्या हुआ था? विजय शंकर तिवारी सर, 71 में जो हुआ था, 71 में जो हुआ था वो पूरी दुनिया ने देखा था, लेकिन ऐसे ही सेना नहीं चली जाती है। क्या समझ रखा है आपने हमारी देश की सेना को? क्या समझ रखा है आपने डिप्लोमेसी को? पूछूं आपसे फॉरेन पॉलिसी क्या है? बताइए बांग्लादेश और भारत के संबंध कैसे हैं, या कब क्या क्या हुआ? बता पाएंगे आप मुझे अब्बास हैदर जी? नहीं बता पाएंगे। विजय शंकर तिवारी सुनिए, मैं बता रहा हूँ, समय तो दीजिए। $13.5 बिलियन का ट्रेड है प्राची, क्या हैदर अब्बास हो या आदिल हो, देश की सरकार में पहला कदम होता इनको है, चुप कराइए। आर्मी भेजना तो दूसरा कदम है। ये तो इतने बड़े कारोबार। अरे आप देश छोड़ो, स्लीपर सेल हो देश में, स्लीपर सेल का काम करते हो देश में। बात बंद करिए, बोले बोले बोले। देखो, ये आदिल हों या हैदर अब्बास हों, इनको वहां पर हिंदू जो मारा जा रहा है उसको कोई चिंता नहीं है, उनकी बहन बेटियों की लाज लूटी गई उसकी कोई चिंता नहीं है, उनकी दुकानें लूटी गई उसकी कोई चिंता नहीं। इनको चिंता है कि वहां की जो प्रधानमंत्री हैं उनको भारत ने बचाया क्यों? वहां के जिहादी गुंडों आतंकियों के हाथ में उनका बलात्कार और उनकी हत्या क्यों नहीं करने दी? इनका कहने का मतलब ये है, इनको ये ध्यान में नहीं है कि इसके पहले भी इस प्रकार का काम भारत ने किया है। ये हमारे दलाई लामा को भारत में शरण किसने दी? हमने दी ना। ये हमारे देश की परंपरा है, लेकिन इनको इस बात की चिंता नहीं कि वहां हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। इनको चिंता है कि एक वहां की महिला प्रधानमंत्री को भारत ने बचाया क्यों, उसको दुर्दशा में क्यों नहीं डाल दिया गया है। ये इनकी निकृष्ट सोच है। और दूसरी बात यह है कि जो बात हो रही थी कि यहाँ पर मुसलमानों के साथ जो अमानवीय व्यवहार है, तो मैं कहता हूं कि 28 से 30% जनसंख्या इसी बांग्लादेश में हिंदुओं की थी। 71-72 में 24% थी, आज 8%। कहाँ गए भाई, कहाँ गए? अगर उनको मारा नहीं गया, उनका धर्मांतरण नहीं हुआ, वो भागे नहीं, तो कहाँ गए वो? ठीक है। भारत में जो मुसलमान थे आज 20 करोड़ हो गए।
अगर आपके पास आपके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा होता तो आज भारत में रहते क्या? ये सब स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान के लिए हो चाहे बांग्लादेश के लिए हो। ये जिस प्रकार बात कर रहे हैं ये सब स्लीपर सेल हैं जो यहाँ टीवी में बैठकर फालतू की बात करते हैं। सबको एक तराजू में नहीं तोल सकते विजय शंकर तिवारी जी, यहाँ मेरे सम्मानित मेहमान है, सब मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इनकी बात कर रहा हूँ जो बात कर रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री को भारतीय सवाल उठाना, अपनी बात रखना, वो उनका अधिकार है, उनको रखने दीजिए। अतिकुर रहमान जी बोले गाजा के लिए, छोटा गाजा के लिए इनके आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं पूछ रही हूँ ना, यही सवाल पूछ रही हूँ। सीरियस नोट बोले प्राची जी, ऑन अ सीरियस नोट, एक और पाकिस्तान हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हमारे बॉर्डर्स के ऊपर, और प्रधानमंत्री जो भी कड़क कदम उठाना चाहे उठाएं। मैं समझता हूं कि अगर इनका ये एक डिप्लोमेटिक मूव है कि शेख हसीना को यहां रखना चाहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। या आगे आने वाले दिनों में, साल में तय होगा, हो सकता है कि इलेक्शन के अंदर शेख हसीना की पार्टी फिर से सत्ता में आए, हमारे संबंध अच्छे हो। मेरा सिर्फ एक ही मेरी चिंता है कि हम एक और पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और विजय शंकर तिवारी जी, आप पहले क्रिश्चियन भाइयों को क्रिसमस तो बनाने दो मेरे भाई, आप माइनॉरिटीज की बात कर रहे हो ना। आप इसी पैनल से आप आह्वान करो कि कोई क्रिश्चियन भाई को क्रिसमस बनाने से रोकेगा नहीं वीएचपी वाला। बिल्कुल सर, ये तो आह्वान होना ही चाहिए अतिकुर रहमान जी। लेकिन जो हो रहा है ना, वो जो एक पोस्टर सा लगा दिया गया है बांग्लादेश में हिंदुओं के घर के सामने, और सीधे तौर पर ये बताया जा रहा है कि आप पूजा नहीं करेंगे, आप मंदिर नहीं जाएंगे, आप अपने धर्म की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और उसमें धर्म मजहब की बात की जा रही है, उसमें इस्लाम का हवाला दिया जा रहा है। इसका तो खंडन कीजिए ना कम से कम। इन्हीं से सीखे बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल नहीं सिखाया है उनको ये काम करना। एक सेकंड तिवारी जी, आ रही हूँ सर, मुझे जो क्रिश्चियन है, रुक जाइए अतिकुर रहमान जी, ये मैं फिर कह रही हूँ, भारत और बांग्लादेश का कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। आंकड़ा आपसे पूछा था, मैं आपको बता देती हूँ, वहां लगातार आबादी हिंदुओं की घट रही है और हमारे देश में लगातार मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। तो ये बेसिक अंतर है भारत और बांग्लादेश में। खैर तिवारी जी और अतिकुर रहमान साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने हैं, इससे पहले महाविकास आघाड़ी के सामने अजीब से हालात बन गए। ठाकरे ब्रदर्स साथ आते ही एक बार फिर उत्तर भारतीयों के मुद्दे को हवा दे रहे हैं। शायद अब बची खुची उम्मीद सिर्फ मराठा सेंटिमेंट जगाने से ही बची है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिसको चुनाव के लिए कैंडिडेट्स ही नहीं मिल रहे। जहां महायुति मजबूत है, वहां कांग्रेस के टिकट पर कोई लड़ना नहीं चाहता, उन्हें हार का डर सता रहा है। 30 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे। इस सब पर हालातों पर बीजेपी हमलावर है। ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने के मुद्दे पर सीएम फडणवीस ने कहा कि सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे रूस और यूक्रेन का मिलन हो गया हो। अब मुकाबला में आगे इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन आपको सुनवा देते हैं देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा। हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और ज़ेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। इस प्रकार की हाइप, दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, जिन्होंने बार बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है, ऐसी दो पार्टियां साथ में आई है, तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है। ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आकर कोई चुनाव नहीं जीता जाता। जो मुंबई के लोग हैं, उन्होंने हमारा विकास का काम देखा है, मुंबई के लोगों ने हमने किया हुआ परिवर्तन देखा है, इसलिए मुंबई हमारे साथ है, मुंबई हमारे साथ रहेगी, हमारी महायुति मुंबई जीतेगी। मुझे अब मुकाबला में आज के मेरे सवाल ये हैं कि मुंबई में बटोगे तो पिटोगे की चर्चा क्यों शुरू हो गई है। मुंबई में मराठा अपमान वर्सेस उत्तर भारतीय क्यों हो रहा है। सवाल ये भी कि बीएमसी चुनाव से पहले यूपी बिहार पर तनाव क्यों बढ़ गया है। ठाकरे ब्रदर्स साथ आ चुके हैं, इसी पर आइए चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं, सैयद जफर इस्लाम प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं, आदिल हसन जी भी हैं और अब्बास हैदर साहब भी हैं, और अब इस डिबेट को हमें ज्वाइन कर रहे हैं किशोर तिवारी, नेता शिवसेना उद्धव गुट। स्वागत है किशोर तिवारी जी आपका। सबसे पहले शुरुआत किशोर तिवारी जी आप ही से कर रही हूँ। देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना, वो कह रहे हैं ऐसे हाइप बनाई जा रही है जैसे रूस और यूक्रेन मिल गया हो। दो भाई ही तो मिले हैं, कुछ नहीं बिगाड़ेंगे हमारा, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बटेंगे और पिटेंगे वाले बयान ही दे सकते हैं।
अहंकार बोल रहा है, अहंकार बोल रहा है, पैसा बोल रहा है। पानी से का पैसा बहाकर चुनाव नगर निगम के जीतने के बाद जो अहंकार है वो बोल रहा है। लेकिन बंबई और ठाकरे यह एक समान इक्वेशन है। दो ठाकरे बंधु का एक जगह आना, यह इसकी जो कॉग्निजेंस था वो ले लिया है, पूरे मराठी मानुस ने ले लिया है, बीजेपी ने भी ले लिया है। हाँ। और बंबई जिनके हाथों सुरक्षित है, यह गुजराती समाज, हिंदी भाषी समाज और मराठी मानुस जानता है। और ठाकरे आर कमिंग टू द पावर एंड ठाकरे आर बैक। नहीं केवल बंबई नहीं। लेकिन अच्छा है ना तिवारी जी, देखिए आपने वो भूल सुधार ली जो ठाकरे ब्रदर्स ने की थी। आपने तो गुजराती समाज और हिंदी समाज को ऐड कर दिया, उन्होंने नहीं किया था। उन्हें तो बटोगे तो पिटोगे वाला नारा दे दिया था। आपने तो ये भूल सुधार ली आज टीवी पर आकर। यही सवाल था मेरा अगला आपसे, ये फिर से क्या उत्तर भारत वर्सेस महाराष्ट्र करना चाहते हैं, मराठा करना चाहते हैं? कब तक उसी सोच पर जिंदा रहेंगे, कब तक उसी सोच से वोट खींचते रहेंगे? प्राची एक बात मैं बता दूं तुमको, जी। जितने हिंदी भाषी यहाँ फ्लरिश हो रहे हैं, जितने गुजराती फ्लरिश हो रहे हैं, वो शिवसेना ने बंबई को जो शेप दिया है, और जो बाजार और जो सब कुछ है, और बंबई का इंपॉर्टेंस जो बढ़ा के रखा है, जो फैसिलिटीज दे रहे हैं, उसके वजह से। मैं एक बात बता देता हूँ तुमको कि बंबई पर अभी बहुत बड़ा आक्रांताओं का हल्ला ही हो गया ना। पूरी बंबई की जमीन एक आदमी को दी जा रही है, अडानी को। और मुझे एक प्राची और बात करना है। चलिए अच्छी बात है किशोर तिवारी जी, मैं तो फिर कह रही हूँ अच्छी बात है। आप शिवसेना का यहाँ मुझे मजबूती दिखा रहे हैं। अभी कितनी सीटें आई आपको नगर निगम के चुनाव में, ये भी बता दीजिए। और अगर इतनी ही आप मजबूत हैं तो ये आपके अपने ही आपको आंखें क्यों दिखा रहे हैं? कांग्रेस वालों को कैंडिडेट नहीं मिल रहे, शरद पवार गुट क्या कह रहा है वो भी आप सुन रहे होंगे। तो इतनी मजबूती हो गई आपकी कि अपने ही साथ छोड़ कर जा रहे हैं किशोर तिवारी जी। देखिए, कांग्रेस की अपनी खुद की वोट बैंक है, और ये प्राची इतना पार्शियल ब्रॉडकास्टिंग करती हो कि उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे। तुमको मालूम है कि अरे नहीं किशोर तिवारी जी सुनिए, मैं पार्शियल ब्रॉडकास्ट नहीं करती, मैंने तो वही दिखाया जो मुझे खबर मिली। आप लोग पार्शियल देखते हैं, दिक्कत ये है ना, आप क्योंकि देखना नहीं चाहते अपने घर में कितने छेद हैं, आप देखना नहीं चाहते ना, वरना गिनते गिनते रात हो जाएगी। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है किशोर तिवारी जी, आपको पता है कि आपके घर में क्या चल रहा है। और अगर कोई दूसरा बात कर ले तो आपको दिक्कत हो जाती है। खैर मैं पूछ लेती हूँ जफर इस्लाम जी से। जफर इस्लाम जी, ये आपका अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस है। दो ठाकरे ब्रदर्स मिल गए हैं और फिर से जो लड़ाई है वो आपने देखा, फिर से वो मराठी मानुष वाली अस्मिता को जगा रहे हैं। देखिए ऐसा है, किशोर तिवारी जी हमारे भाई है, मजाक बहुत करते हैं, हंसते भी बहुत है, मजाक भी करते हैं। इस तरह से हंसी मजाक में अपनी तकलीफ भी बयान कर देते हैं और छिपा भी लेते हैं। हकीकत वो भी जानते हैं। अगर दो जो कारतूस, ऐसा जो फूका हुआ कारतूस, उसका कोई इम्पैक्ट होगा क्या? नहीं होगा ना। जनता तो समझती है, और मेरे भाई किशोर तिवारी जी भी समझते हैं कि आज फडणवीस जी एक ऐसा चेहरा है जिसके सामने कोई चेहरा नहीं टिक सकता। लोगों का विश्वास है, लोगों का एतबार है उन पे, लोगों का कॉन्फिडेंस। आज देखिए ना, लोग वही मुंबई है, अभी आप एयरपोर्ट से निकलिए 20 मिनट 25 मिनट में आप पहुंच जाइए टाउन साइड में। पहले पहुंच पाते थे किशोर भाई? नहीं, आप जब आते थे, नहीं सुनिए, निकलिए, नहीं अडानी के एयरपोर्ट से निकलिए, अरे कोई और नहीं कोई अडानी के अभी सारे से निकलिए, फिर अडानी के नए एयरपोर्ट पे जाइए। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। जनता कह रही है कि सब तो भारतीय जनता पार्टी और महायुति। आपको दिक्कत होगी बहुत भयंकर, इतना भयंकर हार होगी आपकी।
किशोर तिवारी भाई, आप भी जानते हैं, इसलिए कि जनता तो एकदम खुश है। नहीं, ये तो बात खुश तो हम फिर खुश से है। अब बटोगे तो कटोगे मायूसी से बटोगे तो पिटोगे अरे पर वो आ चुप हो। गई है। आदिल हसन जी, इन दोनों को आदिल हसन जी, दो भाई एक साथ आए, रुक जाए प्लीज, दो भाई एक साथ आए, लेकिन फिर से वही पुरानी सियासत लौट कर भी आ रही है। फिर से वही उत्तर भारत के खिलाफ वाली पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। ये बटेंगे तो पिटेंगे, नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी आगे चलकर? मैम, आपने देखा कि जब बीजेपी को फायदा होता है, राज ठाकरे को अपने स्टेज पे ले आती हैं। उद्धव ठाकरे इनके साथ थे, फिर सरकार बना दी है, मलाई खाएं। अब आज दूर हो गए हैं तो अलग कर दिया है। हमारा ये कहना है कि बतलाए बीजेपी के सरकार है, वहां पर बेरोजगारी पे भी चर्चा हो, रोजगार महंगाई पे भी चर्चा हो। पूरी सही कहा तिवारी जी ने कि जिस तरीके से अदानी को कौड़ी के दाम में दिया गया, आपने देखा कि अटल सेतु जो बना, इतना उसमें कितना जगह क्रैक आ गया था। आपने देखा कि जो गडकरी साहब जो बना रहे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना गड़बड़ घोटाला है, टोल टैक्स में कितना गड़बड़ घोटाला था। सरकार ने जो नवी मुंबई जाने के लिए इलेक्शन से पहले 2 दिन पहले घोषणा कर दिया था कि फ्री लिया जाएगा, फ्री बीज दिया गया। आपने देखा उससे पहले भी लाडली स्कीम शुरू में दिया गया, उसके बाद में वापस लिया गया। आपने देखा, आपने शरद पवार साहब की पार्टी तोड़ी, आपने कांग्रेस तोड़ा, आपने शिवसेना तोड़ा। बीजेपी का क्या क्रेडेंशियल है मार्केट में, बताइए ना। अपना कोई चेहरा नहीं है, अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकती है, सब पार्टी को तोड़ने ही लगता है आपको। अपने भरोसे पे लड़िए। और सही कहा, आप जो आज क्रिसमस है, जितनी क्रिश्चियन कम्युनिटी वेटिकन सिटी जाते हैं प्रधानमंत्री, भारत के लोग मंत्री जाते हैं, आज क्रिश्चियन कम्युनिटी के देखिए आप कितने ज्यादा स्टैचू तोड़ा जा रहा है। क्या भारत तो मैसेज ऑफ पीस देता है ना पूरी दुनिया में। आप कल क्या विदेशों में दिखाइएगा चेहरा। और देवेंद्र फडणवीस साहब अपने घर में देख लीजिए, नितिन गडकरी जी साहब को देख लीजिए, दूसरे लोग को देख लीजिए, अपने दम पर चुनाव लड़िए। पार्टी तोड़कर क्या चुनाव लड़ते हैं। और जितने आपके सरकार में भ्रष्टाचार है, जितना छेद है सरकार में, सब पता चलेगा। देखा नहीं एमएलए ने एक एमएलए ने किस तरीके से ऑटो ड्राइवर को मारा। क्या यह ज्यादती नहीं है? प्रधानमंत्री को नहीं दिखता है, प्रधानमंत्री को नहीं दिख रहा है। अंकिता भंडारी वाला केस किस तरीके से उस मासूम बच्ची के साथ जगन हत्या हुआ और किसका नाम। जवाब जफर इस्लाम जी जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री इसमें संज्ञान नहीं ले सकते। बीजेपी का क्रेडेंशियल क्या है? आदिल हसन जी का सवाल है। पार्टी तोड़ कर आप मजबूत बनते हैं और फिर उन्हीं को आंखें दिखाने लगते हैं। आदिल भाई को अच्छे से मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जितने भी लोग समाज के लिए समर्पित होकर काम करना चाहते हैं उनको अपने में समाती है। तो हमने हमारे पास जो आते हैं प्रधानमंत्री की कार्यशैली देख के, हमारे बाकी बड़े लीडर्स की कार्यशैली देख के, जिन्होंने हमने जिस समाज के लिए जो काम किया है वो आकर्षित होकर आते हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, इसलिए कि उनकी कई बार तो वो भी सुनिए ना जफर जी, आप लोगों का दिल तो इतना बड़ा है, कई बार तो वो भी आकर्षित हो जाते हैं जिन पर आप भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाते हैं। बहुत बड़ा दिल है भारतीय जनता पार्टी का। नहीं तो हम तो और इसीलिए पार्टी की पार्टियां टूट जाती हैं। चक्की पीसिंग। मैं तो ये कह रहा हूँ जो ऐसे भ्रष्टाचार वाले लोग हैं उनको निकाल दे, वो पार्टी हम नहीं लगे, निकाल दे उन पार्टियों को, निकाल दे। अजीत पवार पे क्या हो गया? अजीत पवार पे अच्छा रुक तो जाए। अब्बास हैदर जी, कैसा लगता है आपको ये सुनकर जब एक बार फिर से महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के खिलाफ वाली पॉलिटिक्स की शुरुआत हो जाती है? आपके नेता भी वहां पॉलिटिक्स करते हैं। पहली बात, आपने जो चला रखा है बटोगे तो पिटोगे, मुझे लगता है ये एकनाथ शिंदे जी के लिए चलाया है, क्योंकि बेचारे वो मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में गए थे, वहां मुख्यमंत्री बन के रह गए, पिट तो बेचारे वो हो गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता इतनी जा चुकी है, खासकर अपने सहयोगियों के बीच में, कि कोई उनसे हाथ मिलाने को नहीं तैयार है। इन्होंने बहुत प्रयास किए कि इनके साथ में राज ठाकरे जी आ जाए, लेकिन वो नहीं आए। आप देखिए, जब राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी आ गए तो महाराष्ट्र के लिए बहुत सुखद संदेश है। और निश्चित रूप से ये देखिए, पूछो किशोर भाई। नहीं वो तो आप कहां से ले लेंगे, वो आए नहीं आपके पास। नहीं हम नहीं ले रहे, वो तो बेगाने हो गए, आए कहां आपके पास, आपको लेना चाह रहे हैं। अब आप तो एकनाथ शिंदे जी के साथ जो हुआ, जो आपने के साथ किया, जो आपने शिवसेना के साथ किया, जो आप नीतीश जी के साथ करना चाहते हैं, कोई आपके साथ नहीं आना चाहता है। विश्वसनीयता जीरो है भारतीय जनता पार्टी की। इसीलिए आप देखिए 24 के चुनाव में एक भी सहयोगी आपके साथ जुड़ने का काम नहीं किया। जो लोग थे उल्टा छोड़ के भागे। लोक जनशक्ति पार्टी के साथ वही किया, सबके साथ आप वही करते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन बात ये देखिए, ये जो महाराष्ट्र में जो एक होने का काम किया है ये एमएनएस ने। लेकिन अब्बास हैदर जी, अभी तो इन्हीं का गठबंधन ज्यादा मजबूत नजर आता है। आप लोग तो एक दूसरे के खिलाफ ही ताल ठोकते रहते हैं। आज ही की खबर है, जम्मू कश्मीर में यूथ कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला के खिलाफ ही प्रदर्शन कर दिया। भाई, सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। जिसके साथ गठबंधन में है उसके खिलाफ ही सड़कों पर आ गए। ये तो मजबूती है इंडिया अलायंस की। और यूपी में क्या चल रहा है,
यूपी में क्या चल रहा है वो तो आप जानते हैं बखूबी, आपका यूपी से ताल्लुक है। ये भाजपा में नहीं हो सकता है। डेमोक्रेसी में डिसेंट बहुत आवश्यक है। डेमोक्रेसी में अगर आप डिसेंट नहीं कर सकते, अगर आप अपनी बात नहीं रख सकते, मैं कह रही हूँ ना, एक तो जफर इस्लाम जी की पार्टी का दिल बड़ा है कि वो अच्छे लोगों को जितने बड़े बड़े आरोप लगते हैं उनको अपनी पार्टी में ले लेते हैं, और एक आप लोगों के यहाँ बड़ी अच्छी डेमोक्रेसी है। अपनों के लिए ही गड्ढा खोद देते हैं, अपनों के लिए ही गड्ढा खोद देते हैं। बहुत काबिले तारीफ है भाई आपकी डेमोक्रेसी और उनका बड़ा दिल। आप किशोर तिवारी जी मुस्कुरा रहे हैं, आप बताइए सही कह रही हूँ ना मैं भाई? आपके तो अपने ही लोग हैं जो आप लोगों के लिए गड्ढा खोद देते हैं। ये नहीं, कहावत है ना, देखो क्यों मुस्कुरा रहे हो, आखिर कौन सा गम छुपा रहे हो किशोर भाई, बता दो। नहीं देखो सैयद सैयद आज तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो, लेकिन आपने एक जवाब नहीं दिया, प्राची का एक जवाब नहीं दिया कि आपके पास नहीं आपके पास सब कांग्रेस वाले जमा हो गए, अजीत पवार जमा हो गए। हाँ लेकिन शिंदे जी अरे थे ना, रुक जाए जफर जी, रुक जाए, बोले हमारी तो पूरी पार्टी खाली करके ले गए थे। मेरी बात सुनो। हाँ सुनिए, बोलिए। तो करप्शन के चार्जेस और सीबीआई और ईडी की केसेस थी। हाँ प्राची तुमने बराबर बोला, ये वॉशिंग मशीन है, अजब ही है ठीक है कि उनको सबको क्लीन चिट दे दी। यानी अजीत पवार 70,000 करोड़ के इरिगेशन स्कैम में क्लीन चिट। अब आप जानते हैं किशोर तिवारी जी, सियासत में कुछ परमानेंट थोड़ी ना होता है। 20 साल से दो भाइयों में दूरी थी, साथ भी आ गए, और अब मराठी जो मेयर है वो बनाने की दावा भी कर दिया गया है बीएमसी के चुनावों में। इतना ही वक्त था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।